नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अर्थात हमारी शाम को 7 बजे से YouTube पे इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन होता है और वहीं इकोनॉमिक्स की जो आप लोगों की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको। तो इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, फिर उसमें सुधार करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर होती रहे। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को आप सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में भी कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो मुझे इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई के लिए बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए बैच आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बैच मिल जाएंगे। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ कोर्स अवेलेबल होगा, उस कोर्स को आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि पिकाक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव में यह समाविष्ट होता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स की थियरी को ठीक तरीके से पढ़ा होगा और लोक व्यय के सिद्धांत को पढ़ा होगा, तो लोक व्यय के अर्थात सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के अंतर्गत वाइजमैन और पिकाक साहब ने अपनी एक परिकल्पना दी थी और उस परिकल्पना में उन्होंने विस्थापन प्रभाव की बात की थी। विस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो वाइजमैन और पिकाक ने यह कहा था कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, जैसे कि वित्तीय संकट उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर अकाल पड़ता है, किसी अर्थव्यवस्था में अगर जो युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था में या उस देश की सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तथा करारोपण की भी दर को बढ़ाया जाता है। लेकिन एक बार जब वो अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट से निपट जाता है, तो जो आर्थिक वित्तीय संकट के समय जो सरकार के द्वारा कर और व्यय बढ़ाया गया था,
उसमें फिर कमी नहीं आती है, वो उसी स्तर पे बना रहता है। और उसी को उन्होंने क्या बताया था, विस्थापन प्रभाव। कि एक विस्थापन का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते हैं ना, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वस्तुएं विस्थापित हो जाती हैं। तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि वाइजमैन और पिकाक परिकल्पना में ये कहा गया कि जब कोई देश वित्तीय संकट में पड़ता है तो इस कारण उस देश की सरकार कर और सार्वजनिक व्यय दोनों में वृद्धि करता है। लेकिन एक बार जब आर्थिक संकट से ये देश उबर जाता है, फिर भी कर की दर और सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं होती है। अर्थात जो पहले का कर और सार्वजनिक व्यय था वो विस्थापित होकर के नए कर की दर और नया सार्वजनिक व्यय का स्थान ले लेता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण के पुराने स्तर से अधिक नए एवं उच्चतर स्तर की ओर झुकाव होता है। ये पुराना कब होता है, पुराना तब होता है जब वित्तीय संकट नहीं आता है, और नया कब होता है, नया तब होता है जब वित्तीय संकट आ जाता है। इसी को उन्होंने विस्थापन प्रभाव कहा। अगला कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया, तो इजी सी बात है, किसने कहा कि हमें कम से कम कर वसूल करना चाहिए, अर्थात जनता से कम कर लेना चाहिए। ये बात किस अर्थशास्त्री ने कही, तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि सर एजवर्थ ने बोला था, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत एजवर्थ ने दिया था। इसके अंतर्गत एजवर्थ ने ये कहा था कि जो करदाता होते हैं ना, उनसे से कम सरकार को कर वसूलना चाहिए, ठीक है, ताकि सरकार कम कर वसूल करेगी तो उनके निजी निवेश में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्राप्त किया जा सकता है, यही प्रश्न मैं पूछ रहा था आपसे। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, डाल्टन साहब ने एक बात और कही थी, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होगी, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अनुकूलतम जनसंख्या, तो डाल्टन के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या क्या होगी, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अलग प्रश्न है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। क्या बोला था कि समाज का लाभ कब अधिकतम होगा, तो उन्होंने कहा था कि देखिए सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होगा सीमांत सामाजिक लाभ के। अर्थात ये सीमांत सामाजिक त्याग, ये त्याग कौन कर रहा है, त्याग कर रहा है करदाता, मतलब जो टैक्स पेयर कर दे रहा है। तो कर देने से जो वो त्याग कर रहा है उतना ही लाभ किसको मिलना चाहिए, जब सरकार ये पैसा अर्थव्यवस्था में खर्च करती है और कल्याणकारी योजनाएं बनाती है तो समाज को उससे उतना ही लाभ मिलना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत डाल्टन साहब ने कहा था कि किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम वहां पे होगी जहां पे उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, डाल्टन साहब के इस दो में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, और नहीं तो फिर आपको अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, ये दोनों में से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पिकाक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, क्या ये बात ठीक है, और अगर जो ये बात ठीक है तो यह विस्थापन प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव पे आधारित होता है। देखिए जो लोग भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही मैं आपको वाइजमैन और पिकाक को पढ़ा रहा था, वहां पे हमने आपको निरीक्षण विस्थापन प्रभाव क्या होता है ये भी बताया था। विस्थापन प्रभाव में बताया था कि जब कोई देश, वाइजमैन पिकाक साहब ये कहते हैं कि जब किसी देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, अगर जो देश वित्तीय संकट से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो सरकार होती है ना, वो कर की दर में भी वृद्धि करती है और साथ ही साथ वो अपने व्यय को भी बढ़ाती है। लेकिन एक बार जब वो देश वित्तीय संकट से उबर जाता है तो भी सरकार कर की दर और सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं करता है, उसी स्तर पे बना रहता है, अर्थात पुराने स्तर को विस्थापित कर देता है नए स्तर पे, ठीक है। तो विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव के अंतर्गत हमने बताया था कि निरीक्षण प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसी बहाने सरकार को अर्थव्यवस्था का निरीक्षण करने का भी मौका मिल जाता है, ताकि
किन किन क्षेत्रों में कितना कितना निवेश की जरूरत है। तो ये दोनों बातें ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और एक और प्रभाव की बात करते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव, एक और प्रभाव की बात करते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से भी एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। बुकानन साहब की बात हो रही है, सिराज साहब की बात हो रही है, भार्गव और लर्नर की बात हो रही है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बुकानन साहब लोक विकल्प के सिद्धांत दिए थे, एब्सोल्युटली ठीक है, ये बात सही है। फिंडले सिराज साहब लोक व्यय के नियम दिए थे, 4 नियम दिए थे। भार्गव साहब की बात करें तो भार्गव साहब संघीय वित्त की बात करते हैं और लर्नर साहब कार्यात्मक वित्त की बात करते हैं। तो आई होप कि जो लोग भी सुमेलित कर रहे हैं 3, 1, 4, 2 सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से सुमेलित कर दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है सर? कराधान का 4 नियम किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। जब मैं आप लोगों से कोई प्रश्न पूछता हूँ ना तो थोड़ा बहुत उत्तर भी लिखा करो यार, है ना। कल प्रीमियर क्लास थी, मैं देखा इतने सारे लोग थे, इतने लोग इतना सारी बातें कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसको लिख लिया करो। मुझे पता है कि आपको पता है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या लिखना है, लेकिन लिखा करिए। एक बार लिख लेंगे, जिंदगी में कभी दोबारा वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, तो थोड़ा लिखा करिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि कराधान का 4 नियम, कौन कौन सा नियम था? सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अगर जो थोड़ा सा मैं इसका हिंट दूं तो समता का नियम, निश्चितता का नियम, मितव्ययता का नियम, एक और कौन था बताइए? सार्वजनिक व्यय के नियम की अगर जो बात करें तो फिंडले सिराज साहब, अभी देखा ही गया है। प्रभावी करापात की बात कौन करते हैं? हिग्स करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सार्वजनिक व्यय का लाभ ये लिंडाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 2, 3, 1, 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन में दिया गया है कि भारत में पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है, और कारण दिया है कि पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन है। समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत मदद मिलती है। चलिए भाई बताइए, हाँ क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए इजी सी बात है, बहुत इजी सी बात, एग्जाम में घबराना नहीं है, बहुत आराम से करना है। देखिए भारत में पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार, भारत के पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है, बिल्कुल ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या कर रहा है? और हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो हाँ क्या हुआ? बी बोल रहे हैं, और कोई बी के अलावा? ठीक है, तो जितने भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है भाई, कि पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन होता है, आपने देखा ही है। और समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय एवं अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। देखते हैं ना कि राज्य सरकार बहुत प्रकार के व्यय करती है ताकि क्या हो सके, लोगों के कल्याण में बेहतरी हो सके। इसीलिए तो सरकार क्या करती है कि अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था कराती है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, राजस्व घाटा क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए राजस्व घाटा की बात करें तो सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति, ठीक है। राजस्व घाटा की बात करें तो जो सरकार आय प्राप्त कर रहा है और जो व्यय कर रहा है उसके बीच के अंतर की बात होती है। इसका मतलब कि राजस्व घाटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल राजस्व प्राप्ति
माइनस कुल राजस्व व्यय। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस नहीं लगाया है तो भी आपको अब यहाँ पे कॉमन सेंस के द्वारा समझना है। अब आप ये सोचेंगे कि सर जी तो प्रश्न में गलत दे दिया है, गलत नहीं दिया है, सही दिया है, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और अच्छे से। तो राजस्व घाटा इज इक्वल टू क्या होगा, कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद बजट घाटा में क्या होता है, सरकार का कुल राजस्व माइनस सरकार का कुल व्यय। ठीक है, इजी सी बात है। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजटीय घाटा माइनस ऋण तथा अन्य देयताएं होती है, बिल्कुल ठीक है। और प्राथमिक घाटा में से क्या, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला बहुत बार बताया हो कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं 4 3 2 1 सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया। लैंगिक बजट प्रणाली किस देश में प्रारंभ किया गया सर्वप्रथम, जिसे पेपर में जेंडर बजटिंग भी देता है ना, तो याद रखिएगा जेंडर बजटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब की बात है, 1982 की बात है। ये कब की बात है, 1982 की बात है। और लैंगिक बजट या जेंडर बजटिंग बजट की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और इसके अंतर्गत जब सरकार बजट का निर्माण करती है तो उसमें महिला व बच्चों के लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाता है ताकि महिलाओं और बच्चों का विकास किया जा सके। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लैंगिक बजट का मतलब क्या होता है, तो लैंगिक बजट की अवधारणा 1982 में ऑस्ट्रेलिया में से आती है। और लैंगिक बजट के अंतर्गत जब बजट के अंतर्गत सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय का विवरण देती है ना, तो इसके अंतर्गत सरकार अपने बजट के माध्यम से ये बात बताती है कि आने वाले वर्ष में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सरकार कितना खर्च करने जा रही है, अर्थात महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से बजट का निर्माण सरकार करती है। तो यही होता है लैंगिक बजट या जेंडर बजटिंग भी बोलते हैं। अगला कि बजट एक है, बजट क्या है भाई, बजट है। हाँ, एक बार गलत हो गया था, मुझे भी याद है ना, एक बार गलती से अमेरिका बता दिया गया था, मुझे भी याद है ये बात, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। एक बार गलत कर दिया गया था बट ठीक है, करेक्ट करा दिया हूं मैं कि बजट एक है। बजट क्या होता है, तो बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करती है। तो बजट क्या होता है, तो बजट किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश की सरकार के द्वारा कुल प्राप्त आय और कुल व्यय का वार्षिक विवरण होता है, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा अति चक्रीय अर्थात कंट्रा चक्रीय राजकोषीय नीति लोकप्रिय बनाया गया। खूबसूरत सा प्रश्न है भाई, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। राम नारायण जी, कुमार चक्रवर्ती जी, मीनाक्षी सैनी जी, सुनीता गुप्ता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अक्षय जी, सुनील दुबे जी, अनिता जी, ठीक है, अंशमाला जी, अक्षय जी, ओम प्रकाश जी, कैलाश जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ए बी काफी विविधता है भाई, काफी विविधता है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कुछ लोग, सी के अलावा भी कोई है, सब सी बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं सी के अलावा। तो देखिए ये बात जो कही गई थी, या प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को जो लोकप्रिय बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था किसके द्वारा, सब सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो जितने भी किन्स बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में जो प्रावैगिक परिवर्तन होते हैं, अर्थव्यवस्था में जो प्रावैगिक परिवर्तन होते हैं, प्रावैगिक
परिवर्तन होता है, उसी के कारण देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होता है। प्रावैगिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रावैगिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए हमारी अर्थव्यवस्था अलग अलग स्तर में जा रही है ना। जब हम लोग बचपन में थे, हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो उस समय क्या होता था? उस समय इतना ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर जो आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते थे या सरकारी स्कूल में भी पढ़ते थे, तो 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, मैक्सिमम कोई पढ़ा होगा तो 40 रुपया प्रति महीना के हिसाब से पढ़ा होगा। लेकिन आजकल के बच्चे 4,000 रुपया प्रति महीना, 400 रुपया प्रति महीना। तो क्या हुआ है? चेंजिंग आई है। हम लोग के समय में क्या होता था? 1-2 ड्रेस बन जाते थे, उसी पे हम लोग का पूरा साल चला जाता था। लेकिन आजकल क्या है? आज क्या है कि मंडे का ड्रेस अलग है, सैटरडे का अलग है कि नहीं है, फ्राइडे का अलग है। तो ये अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए हैं, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन आया है, उपभोक्ता के क्रियाकलाप में परिवर्तन आया, और इसी के कारण देश क्या करता है? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होता है। यही बात किन साहब ने कही थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जो प्रावैगिक परिवर्तन होते हैं उसी के कारण देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि देखिए सर जी, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के आय और व्यय को सम्मिलित किया जाता है। राजकोषीय नीति क्या बताता है? इस राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार अपने व्यय और आय को समेकित करती है। ठीक है, आय कहाँ से सरकार को प्राप्त होता है? तो कर के माध्यम से प्राप्त होता है या ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है? अन्य भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सरकार व्यय कहाँ पे करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और कल्याणकारी योजनाओं पे व्यय करती है। तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और करारोपण, ये तो राजकोषीय नीति के घटक होते हैं। लेकिन कौन सा नहीं है? मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति का जो संबंध है ये मौद्रिक नीति से है। मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? देश का केंद्रीय बैंक। इसका संबंध किससे हो गया? मौद्रिक नीति से। और मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? देश का केंद्रीय बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि करों की दरों में परिवर्तन उपकरण है। किसका उपकरण है भाई? कर की दर में परिवर्तन। कर की दर में परिवर्तन किसका उपकरण है? देखने में प्रश्न आसान है लेकिन ट्रिकी प्रश्न है ये। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रिंकू जी, चंद्रजीत यादव जी, अनीता सैनी जी, अभिषेक जी, रेशम बघेल जी, सुनीता गुप्ता जी, कुमार चक्रवर्ती जी, मीनाक्षी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कर की दरों में परिवर्तन उपकरण होता है? किस चीज का उपकरण होता है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही तो सरकार क्या करती है कि कर की दर को बढ़ा देती है ना, जिससे सरकार को आय ज्यादा मिल सके। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार अपने आय और व्यय को क्या करती है? संतुलित करती है। और सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है? कर के माध्यम से प्राप्त करती है, ऋण के माध्यम से। सरकार व्यय कहाँ पे करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली आदि पे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कर अपवंचन को रोकने के लिए वर्ष 1956 में भारत के लिए कॉरिडोर ने आयकर के पूरक के रूप में किन करों का प्रस्ताव रखा था? अच्छा सा प्रश्न है, चलिए करिए भाई इस प्रश्न का उत्तर कि कर अपवंचन को रोकने के लिए वर्ष 1956 में भारत के लिए कॉरिडोर ने आयकर की पूरक के रूप में किन करों का प्रस्ताव रखा? इजी सी बात है। अब ये क्या होता है? कर अपवंचन। कर अपवंचन का मतलब क्या होता है? कर अपवंचन का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया। कर अपवंचन का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, कर अपवंचन का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। चलिए, कर अपवंचन का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो देखिए कर, क्या हुआ? कर अपवंचन का मतलब क्या होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से कर अदा नहीं करते हैं, या आपको जो कर देना होता है वो कर आप किसी और के ऊपर टाल देते हैं, तो उसे ही तो कर अपवंचन कहते हैं।
कि जो कर आपको देना है वो कर आप नहीं दे रहे हैं, वो आप दूसरे के ऊपर टाल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की समस्या को रोकने के लिए 1956 में कॉल्डोर ने एक सुझाव दिया और उन्होंने ये कहा कि आयकर के साथ साथ आप पूंजी लाभ कर भी प्राप्त करिए, आप संपदा पर वार्षिक कर भी प्राप्त करिए, आप व्यक्तिगत व्यय कर भी शामिल रखिए और आप उपहार पे भी कर लीजिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सभी सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉलिन क्लार्क की परिकल्पना के अनुसार करारोपण की सुरक्षित उच्चतर सीमा राष्ट्रीय आय का 25% है। यदि यह 25% की सीमा से परे जाता है तो करारोपण का ज्यादा भार बहुत अधिक हो सकता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात है, बढ़िया सी बात है। अब कोलिन क्लार्क को अगर जो आप पढ़े होंगे तो कोलिन क्लार्क साहब ये कहते हैं कि देखिए, सरकार जो कर ले रही है ना, वो कर राष्ट्रीय आय का 25% होना चाहिए। मतलब आप उतना ही कर, आप राष्ट्रीय आय, आप इतना ही कर लीजिए जो राष्ट्रीय आय का 25% हो, उससे ऊपर आप कर मत लगाइए। अगर जो उससे ऊपर आप कर लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर के ऊपर जो करदाता है उसके ऊपर कर का भार ज्यादा पड़ेगा, और जब कर का भार ज्यादा पड़ेगा तो जब आप उससे ज्यादा कर वसूलेंगे तो ज्यादा कर वसूलने से उसके निजी निवेश में क्या आ जाएगी? निजी निवेश में कमी आ जाएगी। निजी निवेश में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो बात तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सी सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोलिन क्लार्क की परिकल्पना क्या है। तो कोलिन क्लार्क ने कहा कि सरकार को जो टैक्स वसूलना है वो राष्ट्रीय आय का लगभग 25% ही हो। इससे ज्यादा सरकार अगर जो टैक्स वसूल करती है तो इससे करदाता को नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में कमी आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि मांग की लोच निम्न में से कोई है तो वस्तु कर का बोझ पूर्ण रूप से उपभोक्ता पे पड़ेगा। अब देखिए, ये अगर जो आप इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़े हैं ना तो ये बच्चों वाला प्रश्न है, और अगर जो नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप कर नहीं पाएंगे। अब मांग लोचदार का मतलब क्या होता है, मांग बेलोचदार का मतलब क्या होता है, ये सब बात आपको जानना होगा। मांग लोचदार का मतलब ये होता है कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देगा। जैसे हम ये कहें कि चाय है और कॉफी है, जैसे हम आपसे कहें कि चाय और कॉफी है, तो मान लीजिए ये तो पूरक वस्तु हो गई। फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग चाय की मांग को कम कर देंगे और वो लोग क्या कर देंगे? कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। इसका मतलब कि जब मांग लोचदार है अर्थात मांग परिवर्तित हो रहा है तो एक उपभोक्ता किसी के पास भी जा सकता है, मतलब वो विक्रेता को बदल सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब विक्रेता कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वस्तु की कीमत बढ़े और हमारा उपभोक्ता किसी और के पास जाए। तो विक्रेता ऑलरेडी क्या करेगा कि वस्तु की कीमत को कम ही रखेगा। अर्थात जब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना। जब मांग की लोच शून्य होगी, मांग की लोच शून्य होगी तो वस्तु कर का पूर्ण रूप से बोझ उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, अर्थात मांग बेलोचदार होगी। मांग बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिसकी कीमत बढ़ेगी फिर भी आप उसकी मांग में कमी या वृद्धि नहीं कर सकते। जैसे नमक हो गया, तो नमक अगर जो 1000 रुपया पर केजी मिलेगा तो भी आप नमक उतना ही खरीदेंगे जितना आज यूज कर रहे हैं। तो नमक के लिए मांग बेलोचदार है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो इस पे नमक की कीमतों पर नमक पे अगर जो कर लगाया जाएगा तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? उपभोक्ता करेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और अगर जो मांग लोचदार है, ध्यान से समझ लीजिए, मांग अगर जो लोचदार है तो कर का भार कौन वहन करेगा? विक्रेता। ठीक है? मांग का लोच मांग अगर जो लोचदार है अर्थात एक उपभोक्ता मांग में
परिवर्तन कर सकता है तो कर का पूरा भार विक्रेता वहन करेगा। और अगर जो मांग बेलोचदार है अर्थात उपभोक्ता मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है तो कर का पूरा भार उपभोक्ता वहन करेगा। ठीक है, सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगला, उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर उदाहरण है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए भाई कि उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर किसका उदाहरण है? क्या उत्तर आ रहा है? ये भी अच्छा सा प्रश्न है। चलिए, तो उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपको पता होगा कि संपत्ति कर होता है। संपत्ति कर क्या होता है? जैसे एक पिता की जब मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति पे किसका अधिकार होता है? उसके बेटे का अधिकार होता है। और जब इस संपत्ति पे कर लगाया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संपत्ति कर। ठीक है, अर्थात बेटा जो होता है वो पिता का क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। और उसकी जो संपत्ति होती है उस पर जब सरकार कर लगाने का कार्य करता है तो उसे ही संपत्ति कर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि से क्या होता है? सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए आराम से बताइए। सीमांत कर दर, अब देखिए थियरी इसीलिए मैं बोलता हूं कि पढ़िए। अब सीमांत कर दर का मतलब क्या होता है? तो देखिए उत्पादन, हाँ क्या हुआ? ठीक, एक सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होता है? एक सेकेंड। ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछे कि सीमांत कर दर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सीमांत कर दर का मतलब क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर उत्पादन एक सेकेंड, सीमांत कर दर क्या होता है? तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर लगने वाले सीमांत कर की दर को कहते हैं। सीमांत कर की दर कहते हैं। ठीक है, अर्थात अस्थायी वृद्धि होगी तो उत्पादन में क्या आ जाएगा? उत्पादन में वृद्धि आ जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का ठीक है। सीमांत कर दर में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगा और सीमांत कर दर में कमी आएगी तो उत्पादन में कमी आएगा। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। आपके पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिल जाता है। तो अगर जो एडम स्मिथ साहब की बात करें तो करारोपण के 4 नियम दिए थे एडम स्मिथ साहब ने, तो कर के सिद्धांत से संबंधित है एडम स्मिथ साहब। उत्पाद शुल्क की बात करें तो उत्पाद शुल्क क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। कोई भी आप उत्पाद खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर अप्रत्यक्ष कर देते हैं। किन साहब जो बात करते हैं वो राजकोषीय नीति की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? निजी निवेश को बढ़ाना चाहिए। किन साहब क्या कहते हैं? किन साहब ने राजकोषीय नीति पे बल दिया और इसमें कहा कि राजकोषीय नीति के माध्यम से देश का विकास किया जा सकता है। अनुत्पादक ऋण क्या होते हैं? ऐसे ऋण जिनका उत्पादन में कोई भी सहयोग नहीं होता है, जैसे युद्ध वित्त हो गया। अगर जो 5 करोड़ रुपए की हम मिसाइल बनाते हैं और उस मिसाइल को किसी दूसरे देश पे मार देते हैं तो क्या वो 5 करोड़ का कोई उत्पादन कर रहा है? आम जनता के लिए नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए 300 रुपए की एक गोली है, वो हमारी सेना क्या कर दी कि फायर कर दी, तो भाई उससे कुछ उत्पादन थोड़ी हो रहा है। तो ये जो युद्ध वित्त होते हैं ना, ये अनुत्पादक होते हैं, इससे किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता है। और आयकर क्या होता है? प्रगतिशील कर होता है। प्रगतिशील कर क्या होता है कि जिस तरीके से आपकी आय में वृद्धि होती है उसी तरीके से आपके कर के दरों में भी वृद्धि होती है। सो ऑप्शन नंबर जो सुमेलित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यह है कि बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। बत्तख कौन है? बत्तख जो है वो करदाता है। बत्तख कौन है? बत्तख है करदाता। तो किसने कहा था कि बत्तख के पर को इस प्रकार नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए?
अर्थात करदाता से कम कर लीजिए ताकि वो कम विरोध के साथ चिल्लाए। ये बात जो कही गई थी वो काल्वर्ट के द्वारा कही गई थी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो काल्वर्ट ने दिया था और काल्वर्ट ने कहा था कि बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। और बत्तख कौन है? बत्तख जो है वो करदाता है। करदाता मतलब मनुष्य है, मनुष्य मतलब क्या है? आदमी है, व्यक्ति है, और क्या। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है यदि अन्य सब बातें पूर्ववत रहती हैं तो नाममात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होता है? अच्छा सा प्रश्न, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा आराम से बताइएगा सर। चलिए, क्या बोल रहे हैं? अगला प्रश्न। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। लक्ष्मी जी, एसएन मिश्रा जी, प्रदीप भारती जी, कैलाश जी, शिव जी, अर्नब कुमार जी, अक्षय जी, अनीता जी, सुनील जी, अनुज जी, सुरेंद्र कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये आराम से थोड़ा सा समझिएगा इस प्रश्न को। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है। समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है यदि अन्य सभी बातें पूर्ववत रहें, मतलब केवल मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है, बाकी सब कुछ वही है। नामात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत रूप से वृद्धि, अगर जो थोड़ा बहुत मुद्रा की आपूर्ति रूप में सतत रूप से वृद्धि हो रही है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो आपको पता ही है, फिशर साहब याद आ जाने चाहिए, लेकिन फिशर का इस प्रश्न से फिशर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसे आप जनरली देखिए, तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर जी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, इसका क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में डाला, तो ये 50,000 करोड़ किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी रहेगा, ये स्वतः धीरे 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 प्रसारित होता रहेगा और ये सबके पास पैसा चला जाएगा। तो जब सबके पास पैसा आएगा तो सभी के पास जब पैसा हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति सबके पास बढ़ जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में लोग अपनी मांग को बढ़ा देंगे, और लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में अर्थात उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। वस्तुओं की कीमतों में अगर जो मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो कीमत तो बढ़ेगा, और कीमत बढ़ेगा और मुद्रा की सतत रूप से वृद्धि हो रही है, तो आपको पता ही है कि अगर जो किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा तो निजी निवेश में भी उसकी वृद्धि होगी, अर्थात कीमत स्तर और उत्पादन, वास्तविक उत्पादन दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन क्या करेगा? भाई सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि कंप्लीट आपको वहाँ पे आपकी थियोरी पढ़ाई जा रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थियोरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियोरी कंप्लीट नहीं होती है बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, एक तरफ थियोरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही हैं। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आपकी एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं।
अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप किसी भी इंक्वायरी के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ए सी काफी विविधता आ रही है, तो जितने भी महानुभाव सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जो मौद्रिक, यहाँ पे अब मौद्रिक दृष्टिकोण की बात हो रही है, जिसमें फिशर साहब आते हैं, इसमें फ्रीडमैन साहब आते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राष्ट्र की करेंसी का अगर जो पुनर्मूल्यांकन होगा ना, राष्ट्र की करेंसी का अगर जो पुनर्मूल्यांकन होगा तो बहुत सारी करेंसी ऐसी होगी जो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, अर्थात मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को ये क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर विकास केंद्रित किया। जो परंपरावादी अर्थात जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा का कार्य क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड। ठीक, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? और कोई? तो जितने भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुद्रा जो है ये विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। जैसे अगर जो आपको एक लेबर हायर करना है तो भैया आपके पास दिन भर की काम करेगा तो उसे 400 रुपये आप देंगे। इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? आप श्रम को मुद्रा से विनियमित कर रहे हैं, अर्थात विनिमय कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्त करता है? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो फिर क्या उससे होगा भाई? बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, अब ये प्रश्न पता है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूज करता है। ये प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूज करता है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करता है? तो देखिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, अर्थात हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को अपने पास रखना चाहिए, अर्थात हमें क्या करना चाहिए? मूल्य का संचय करना चाहिए, मूल्य का संचय करना चाहिए। और हम मूल्य का संचय हम कब कर सकेंगे? तभी तो करेंगे ना जब हमारी बचत ज़्यादा होगी। जब हमारी बचत ज़्यादा होगी तभी हम मूल्य का संचय कर पाएंगे, और जब मूल्य का संचय कर पाएंगे तो भविष्य में चल करके हमारा जो निवेश होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब बचत का विरोधाभास यहीं पे दे देते हैं। किन्स साहब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से कहते हैं, हे क्लासिकल अर्थशास्त्री, आप लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें बचत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन अगर जो हम लोग ज़्यादा बचत करेंगे तो वर्तमान में जब हम ज़्यादा बचत करेंगे तो वर्तमान में हमारा जो निवेश होगा उसमें कमी आ जाएगी, और जब निवेश में कमी आ जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, राष्ट्रीय आय कम होगी और देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। ठीक है, आर्थिक देश को आर्थिक विकास करने में बहुत सारी असुविधा क्रिएट होगी। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका क्या कहना था कि भैया हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, हमें पैसा बचा करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में चल करके हम निवेश को बढ़ा सकें। लेकिन किन्स साहब आते हैं तो बचत का विरोधाभास दे देते हैं, कहते हैं हे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जो बचत आप ज़्यादा करेंगे तो वर्तमान में ही आपका निवेश कम हो जाएगा, और वर्तमान में निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, सो ये हानिकारक होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बचत मुद्रा का वह भाग है जो, बचत मुद्रा का वह भाग है जो, चलिए कौन सा भाग है भाई? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चले
क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ए बी सी, बचत मुद्रा का वह भाग है जो, तो बचत क्या होता है? जैसे आपने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये आपकी आय है, ठीक है। अब इसमें से आपने 70 रुपया खर्च कर दिया, 70 रुपये आपने क्या कर दिया? व्यय कर दिया। तो आपका बचत कितना हुआ? बचत आपका हो गया 30 रुपया। अब ये बचत क्या होगा? तो उद्योग में खर्च कर सकते हैं, उद्योग में इस 30 रुपये को खर्च कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ सर जी, क्यों नहीं, 30 रुपया बचत हुआ है तो इसको हम निवेश कर सकते हैं, अर्थात ये बात तो ठीक हो जाएगी कि 30 रुपये जो बचत हुआ है तो बचत को तो हम निवेश कर सकते हैं ना, तो उद्योग पे खर्च हो सकता है, देयर इज नो डाउट। उपभोग में खर्च नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। ये 30 रुपया आपके उपभोग में नहीं खर्च हुआ है, तभी तो हम कहे हैं कि बचत है ये आपका, तो बात तो ये भी ठीक है। लोगों के पास उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है, ये भी बात सही है। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी उपरोक्त सभी होगा, सभी लोग का उत्तर। कितने सारे लोग सी बोले, कई सारे बच्चे सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भाई? उद्योग पे खर्च नहीं होगा, जो आपका बचत होगा, बचत होगा वो निवेश होगा कि नहीं होगा भाई? थोड़ा अर्थशास्त्री बनिए। आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बचत होगा, जेब में रखे रहेंगे, फिर अगला दिन तो खर्चे हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक ये लग रहा है यहाँ पे कि आप एक उद्यमी हैं, आपको आय हो रही है, आप निवेश भी कर रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कि एक हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो, हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी क्या होता है भाई बताइए? चलिए, हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोई है जो इसका उत्तर सभी सही बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर कोई सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है भाई? चलिए बताइए। क्या बता रहे हैं? राजन सिंह जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, नौसाद अली जी, राजन सिंह जी, अभिषेक जी, तस्नीम जी, सब डी बता रहे हैं क्या? डी क्यों बता रहे हैं भाई? तो क्या होता है, अगर जो इसमें से कोई नहीं होगा तो फिर क्या उत्तर होगा? तो हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी का मतलब ये होता है, हार्ट मनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मुद्रा जिसमें तीव्र पलायन की क्षमता विद्यमान हो, ठीक है ना। ऐसी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसमें जिसमें तीव्र तीव्र पलायन की क्षमता विद्यमान हो, पलायन की क्षमता हो, ठीक है, तीव्र पलायन की क्षमता हो। और ये ठीक है, मतलब जैसे हम आपसे ये कहें, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी का मतलब क्या होता है? ऐसी मुद्रा जिसमें तीव्र पलायन की क्षमता हो और वह जिस स्थान पे अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है उसी स्थान पे पलायित हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि मुद्रा के निम्न कार्यों में से कौन सा एक वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक है? क्या उत्तर होगा कि मुद्रा का वो कौन सा कार्य है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है? जैसे हम आपसे अभी कहें कि जैसे हम आपसे अभी कहें कि आप लोग इतने लोग हैं, किसी का भी एक लोगों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा के निम्न कार्यों में से कौन सा एक वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी है, जैसे मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे मिश्रा जी हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मिश्रा जी हैं। तो मिश्रा जी अगर जो अपने पास 1,00,000 रुपए वर्तमान समय में रखेंगे, ठीक है, 1,00,000 रुपए वर्तमान समय में ये रखेंगे, तो भविष्य में चल करके क्या करेंगे कि इस 1,00,000 रुपए का प्रयोग करके निवेश करेंगे, और निवेश करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि वर्तमान को भविष्य से जोड़ रहा है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं कि पैसे का संचय कर रहे हैं, इस वजह से भविष्य आपका खूबसूरत होने वाला है, तो मूल्य का संचय है ना। सो ऑप्शन नंबर बी। तो मुद्रा के निम्न कार्यों में से कौन सा एक वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक होता है? तो मूल्य का संचय
जब आप मूल्य का संचय करते हैं, आज पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आप भविष्य में चल करके क्या करते हैं, इस पैसे का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये वर्तमान को भविष्य से जोड़ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है भाई, बताइए। सस्ती मुद्रा का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर तो इजी सी बात है, ठीक है। एक होती है महंगी मुद्रा और दूसरी होती है सस्ती मुद्रा। तो सस्ती मुद्रा का मतलब यह होता है ऐसी मुद्रा जिसको प्राप्त करने की लागत घट गई है। जैसे हम आपसे ये कहें कि वियतनाम की जो मुद्रा है भारत के मुकाबले क्या है, कमजोर है। अगर जो हम कहें भारत की मुद्रा, तो अमेरिका के मुकाबले हमारी मुद्रा कमजोर है। अर्थात अगर जो कोई डॉलर से रुपए प्राप्त करना चाहता है, तो भारतीय रुपए की जो प्राप्त करने की लागत है वो घट जाएगी। एक डॉलर कोई देगा और आपसे 84 रुपए लेकर के चला जाएगा। सो सस्ती मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट गई है। अगला, कि मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है यदि। मुद्रा अपना कार्य कब ठीक प्रकार से करेगा? जैसे मान लीजिए कि नोट व सिक्के हैं। मुद्रा क्या है? जैसे नोट व सिक्के है ना, आपके पास नोट होगा या आपके पास सिक्का होगा, वो कब ठीक से काम करेगा, बस यही पूछा जा रहा है और कुछ पूछा नहीं जा रहा है। इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, व्यवहारिक जीवन से थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, थोड़ा दिमाग को दौड़ा लीजिए। इकोनॉमिक्स से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं, बच्चों का खेल है इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से कनेक्ट कर लीजिए। व्यवहारिक रूप से मतलब बहुत सारे लोग रटते हैं। एक छात्रा को हमने देखा, एक लड़की को, वो ये बात रट रही थी कि सर जी, जब वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो उपभोक्ता अपने मांग में कमी कर देगा, है ना। इस बात को लोग रट रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब इस बात को रट रहे हैं कि वस्तु की कीमत अगर जो बढ़ेगी तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देगा। और दूसरी बात ये भी लोग रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं कि वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उपभोक्ता अपने मांग को बढ़ा देगा। आप बचपन से लेकर के आज तक मार्केट गए हैं कि नहीं गए? अनेकों बार गए होंगे। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगर जो प्याज 80 रुपया प्रति केजी है तो आप 1 किलो प्याज खरीदते हैं या हाफ केजी प्याज खरीदते हैं। लेकिन वहीं जब आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि 10 रुपया किलो प्याज है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक से ज्यादा केजी प्याज खरीदते हैं। आप अपने बचपन के वो दिन भी याद कर लीजिए जब घर से आपको कहा जाता था, मम्मी या पापा लोग बोलते थे कि देखो ऐसा है कि टमाटर अगर जो 20 रुपया किलो होगा तो 1 किलो लेना, टमाटर अगर जो 60 रुपया किलो होगा तो हाफ केजी लेना। तो आप रास्ते भर रटते हुए जाते थे कि घर वालों ने बोला है कि टमाटर अगर जो 20 रुपया केजी होगा तो 1 किलो लेना, और अगर जो 80 रुपया केजी होगा या 60 रुपया केजी होगा तो आधा केजी लेना। इसका क्या मतलब है कि टमाटर की कीमत अगर जो ज्यादा होगी तो मांग कम करना, और अगर जो टमाटर की कीमत कम है तो मांग ज्यादा करना। अब इसको रट्टा मारने वाली क्या बात है भाई? तो एक बार इकोनॉमिक्स सीख गए, समझ गए, तो फिर कभी गलती होने वाला नहीं है। तो मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से कब करेगी? जो आपके पास नोट व सिक्के हैं वो कब ठीक प्रकार से कार्य करेंगे? वो तभी तो करेंगे जब इसमें सर्वमान्यता का गुण हो। आप अंडमान निकोबार में चल जाएं तो भी 10 रुपए की नोट चल जाए, आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, बेंगलोर जाएं, कलकत्ता जाएं, आप हर जगह जाएंगे तो जो भारत सरकार के द्वारा मुद्रा अर्थव्यवस्था में रखा गया है, इस मुद्रा का प्रयोग करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं और इसका सापेक्षिक मूल्य स्थिर हो। बिल्कुल ठीक है, जो 10 रुपए की वैल्यू यूपी में है वही 10 रुपए की वैल्यू बेंगलोर में भी होनी चाहिए। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकंड रुक जाइए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बी और सी ठीक है। अगला, कि कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य किया जा सकता है। चलिए, क्या होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं
और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं, कृपया आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ना करिए। जहाँ पे आपने कोर्स परचेज किया है, कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। अभी कुछ देर में आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक, सी बोल रहे हैं सदृश्य मुद्रा। और कोई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सदृश्य मुद्रा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वह कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है। जैसे आप, ठीक है, ध्यान ध्यान सुनिए, कौन सी मुद्रा वह परिसंपत्ति है जो यद्यपि मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है किंतु आसानी से नकदी के रूप में परिवर्तित भी हो जाती है, अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदृश्य मुद्रा बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे सोना हो गया। अगला, मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा का कार्य क्या है भाई? मुद्रा क्या करता है? तो मुद्रा के तीन कार्य होते हैं। मुद्रा के तीन कार्य होते हैं, ठीक है। मुद्रा के तीन प्रकार के कार्य होते हैं। एक होता है प्रारंभिक कार्य, प्रारंभिक कार्य। दूसरा क्या होता है मुद्रा का कार्य? दूसरा होता है आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य। और तीसरा क्या होता है? मुद्रा के गौण कार्य, ठीक है। तो मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम और ये मूल्य का मापक होता है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, ठीक है। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होता है? तो आकस्मिक कार्य होता है कि ये ऋण का आधार होता है। ऋण आप किसी से आकस्मिक ही तो लेते हैं ना। और गौण कार्य में क्या आता है? तो भावी भुगतान का आधार होता है। भावी भुगतान का आधार होता है। मूल्य का संचय होता है, मूल्य का संचय, ठीक है। और क्या होता है? मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण होता है, ठीक है। सो मुद्रा का कार्य कौन है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, उपरोक्त सभी। अगला, कि कौन सी मुद्रा की कौन सी परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक की सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के अनुसार विस्तृत मुद्रा को बताती है? खूबसूरत सा प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। रोज हमारी क्लास 7 बजे से होती है। 7:10 पे मैं अमूमन लाइव आ जाता हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते रहे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अब तो देखिए, ये प्रश्न आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। तो मुद्रा की कौन सी परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक की सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के अनुसार विस्तृत मुद्रा को बताती है, अर्थात M3 को बताती है? तो M3 में हम किसको सम्मिलित करते हैं? करेंसी को, करेंसी प्लस बैंकों के मांग निपेक्ष को प्लस बैंकों के सावधि निपेक्ष को। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव यह है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? एडम स्मिथ साहब ने अदृश्य हाथ की बात की थी ना। अब पढ़े होंगे थियरी तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर देखते रहिए, अभी मैं बताऊंगा, है ना। पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखते रहिए, अभी मैं बता रहा हूं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये कब की बात है? तो ये 1776 की बात है, जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के विरोधाभास के बारे में बताया था। और इसमें उन्होंने ये कहा था
कि अर्थव्यवस्था में जितने लोग भी होते हैं, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी लोग अपने हित को और अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो अदृश्य हाथ के अंतर्गत ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं ये सभी लोग निजी हितों पर बल देते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, और इसे ही उन्होंने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति यदि वह अपने हित में कार्य करता है तभी वह लाभ प्राप्त करता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, अगला कि एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया। एडम स्मिथ साहब ने किसका समर्थन किया, बताइए भाई। एडम स्मिथ ने किसका समर्थन किया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं भाई? तो एडम स्मिथ साहब ने कहा था ना कि अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ दीजिए, अर्थात सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने तो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की थी, कहा था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बाजार में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होना चाहिए। तो बात तो ये आपकी ठीक हो गई। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये बात सही है। अदृश्य शक्ति की बात अभी मैंने आपको बताई ही, मुक्त व्यापार नीति की बात करते ही हैं, और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार हो ही जाएगा। जब मुक्त व्यापार होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था होगी तो प्रतिस्पर्धा ऑलरेडी आ ही जाएगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। अगला कि व्यापार की शर्तों में सुधार का होना आयात की क्षमता में वृद्धि का सूचक है। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो तर्क दिया जा रहा है कि व्यापार की सतह वस्तु विनिमय शर्तों में आयात की मात्रा से भाग करके व्यापार की आय शर्तों को ज्ञात किया जाता है। चलिए भाई, दोनों ठीक है कि एक सही है? पेपर में जब बैठिएगा तो हमारे शब्दों को ध्यान से सुन, थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लिक करने दीजिएगा। यहाँ पे भाग दिया होता तब उत्तर ठीक होता, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, गूढ़ा। तो गूढ़ा नहीं होता है, भाग होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी आप, अब आय व्यापार शर्त किसने दिया था? तो ये तो डोरेंस ने दिया था ना सर, डोरेंस ने दिया था ना, डोरेंस ने दिया था, ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि व्यापार की आय शर्तों में सुधार का होना आयात की क्षमता में वृद्धि का सूचक होता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। और व्यापार की सतह वस्तु विनिमय शर्तों में आयात की मात्रा से गुणा नहीं की जाती है, भाग दी जाती है, इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर ए सही है और आर गलत है, बिल्कुल ठीक है। और आय व्यापार शर्त की बात कौन करता है? डोरेंस साहब करते हैं। अगला प्रश्न कि व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता है कि देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात करता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार के लाभ का सूचक नहीं माना जाएगा। चलिए भाई, बताइए तो क्या सही है क्या गलत है? लाइक शेयर करते रहा करिए आप लोग, इतने सारे लोग हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। लाइक शेयर करते रहिए और मेहनत प्रयास जारी रखिए, है ना, क्योंकि हर सफलता की एक कहानी होती है और वही कहानी उसी कहानी में अभी आप जी रहे हैं, उसी दौर को आप जी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत पहले ही ये रास्ता छोड़ के चले गए, है ना। तो हर सफलता की एक कहानी होती है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। ये बेस्ट वे है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का।
बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे होंगे? फेसबुक चला रहे होंगे, व्हाट्सएप चला रहे होंगे, कोई किसी का स्टेटस देख रहा होगा, कोई किसी का स्टेटस देख रहा होगा, कोई अपना स्टेटस लगा रहा होगा, इधर उधर की बातें चल रही होंगी, दिमाग में चल रहा होगा कि काश करोड़पति हो जाते। तो बिना प्रयास के करोड़पति थोड़ी हो जाएंगे। करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग गए, करोड़पति तो वही हुआ जिसने प्रयास किया, समृद्धि तो उसी ने हासिल की जिसने प्रयास किया। तो समृद्धि हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। ये बात बिल्कुल आपकी 100% ठीक है। और व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार से लाभ का सूचक नहीं माना जाएगा। नहीं भैया, माना जाएगा, ये तो बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सर कथन ए सही है किंतु आर गलत है। सभी लोग का उत्तर ठीक है। सूचक माना जाएगा ना, ऐसा थोड़ी एक नहीं माना जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पेपर में ध्यान में रखिएगा। अगला कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पाटन अर्थात डंपिंग का अभिप्राय क्या होता है? डंपिंग का मतलब क्या होता है भैया? चलिए, डंपिंग 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 ये चीन बड़ा करता है, जिसे हम लोग राशिपातन भी बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है ये सब, ध्यान में रखिएगा। राशिपातन, डंपिंग या पाटन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जा करके सस्ते कीमतों पर बेच रहे हैं। ठीक है। डंपिंग या राशिपातन या पाटन का मतलब ये होता है कि आप घरेलू अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अर्थात दूसरे देश में ले जा करके सस्ते दामों पे बेच रहे हैं। और राशिपातन और डंपिंग करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण ये हो सकता है कि आप अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं। आप अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप कम कीमत पर वस्तुओं को मार्केट में बेच रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तु की मांग बढ़ी रहे, जैसे कि चीन करता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में आपकी घरेलू मांग जितनी है उससे ज्यादा आपने उत्पादन कर लिया अर्थात पूर्ति कर लिया, तब भी आप अपने वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों पर बेचते हैं ताकि आपका अतिरेक खत्म हो जाए। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी वस्तु को विदेशों में सस्ती और घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगी बेचना ही डंपिंग, राशिपातन या पाटन कहलाता है। अगला कि हेक्सर-ओहलीन प्रमेय के अनुसार कोई भी देश किसी वस्तु का निर्यात करेगा, कब करेगा भाई? चलिए, कि हेक्सर-ओहलीन प्रमेय के अनुसार कोई भी देश किसी वस्तु का निर्यात करेगा। तो अब हेक्सर-ओहलीन को आप पढ़ेंगे तो ये इन्होंने 2x2 मॉडल दिया था हेक्सर-ओहलीन। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि देखिए भैया, साधन प्रचुरता में भिन्नता के आधार पर दो देश आपस में व्यापार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ भारत है और दूसरे तरफ अमेरिका है। ठीक है, एक तरफ भारत है और दूसरे तरफ अमेरिका है। तो भारत के पास भी उत्पादन के दो साधन होंगे। भारत के पास भी उत्पादन का एक श्रम साधन होगा और दूसरा पूंजी होगा। और अमेरिका के पास भी उत्पादन के दो साधन होंगे, एक श्रम होगा और दूसरा पूंजी होगा। लेकिन चूंकि अमेरिका विकसित राष्ट्र है तो अमेरिका के पास पूंजी बड़ी मात्रा में विद्यमान है, तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए। और वहीं भारत जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यहाँ पूंजी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे श्रम ज्यादा है, तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए। अर्थात जिसमें अपेक्षाकृत प्रचुर साधन के प्रयोग की तीव्रता है और जिसमें अपेक्षाकृत सस्ते साधन के प्रयोग की तीव्रता है। अर्थात जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 1 2 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला
दो राष्ट्रों के बीच वस्तु की सापेक्ष कीमतों के अंतर को निम्नलिखित के अंतर पर आधारित किया जा सकता है। दो राष्ट्रों के बीच वस्तु के सापेक्ष कीमतों में अंतर, जैसे हम भारत की बात करें, चीन की बात करें, तो चीन में उच्च टेक्नोलॉजी आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और भारत में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीन है ना, वो भारत की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे। वो टेक्नोलॉजी में शायद भारत से 50 साल से भी ज्यादा आगे। ठीक है, तो क्यों सापेक्षिक लागतों में अंतर आता है? भारत की कंपनी 500 रुपए में मोबाइल बनाकर 500 रुपए में मोबाइल बना करके भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं बेच पाती है, लेकिन चीन से चाइनीज फोन आता है और भारत में 500 रुपए 700 रुपए में बिक जाता है। क्या कारण है? कारण यही है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे बहुत बेहतर है ना। उनकी मोबाइल बनाने की उत्पादन लागत भारत की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, तो साधन उपलब्धता, ठीक है, मोबाइल बनाने के लिए जो साधन उपलब्ध हो, साधन तो भाई भारत में भी उपलब्ध है, लेकिन भारत की अलग समस्या है। ठीक है, ये भी बात सही है। प्रौद्योगिकी तकनीकी की बात मैं कर ही रहा हूँ, और रुचि, तो ये सभी ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला कि अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय व्यापार शर्तों का संबंध किससे है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार का संबंध किससे है भाई? अंतर क्षेत्रीय व्यापार शर्तों का संबंध किससे है? ठीक है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार मतलब एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब यह होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, अर्थात एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करता है, अर्थात देश के अंदर ही होगा, देश के बाहर नहीं होगा, तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार बोलेंगे। ठीक है, ठीक। तो किसानों द्वारा दी गई एवं प्राप्त कीमतों का अनुपात, तो भैया जो हमारे किसान को कीमत मिल रही है और उनका जो अनुपात है, ये क्या है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही उदाहरण है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। जैसे आप देखते हैं ना कि नासिक से प्याज आता है, जैसे आप देखते हैं ना कि जम्मू कश्मीर से सेब आता है, हिमाचल से सेब आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे खाद्यान्नों का भी निर्यात होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? निरपेक्ष लागत लाभ का नियम किसने दिया था? निरपेक्ष लागत लाभ का नियम किसने दिया था? एडम स्मिथ साहब कहाँ गए? यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, बच्चों वाला प्रश्न है, डेविड रिकार्डो साहब। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? हेक्सर ओलिन के सिद्धांत को कहा जाता है। और अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया? हैबरलर ने दिया। इजी सी बात है। ठीक है, तो 3 4 2 1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, अब आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कालखंड में बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं और जब तक इन्हें ठीक तरीके से आप एक क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में विद्यमान रहेंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको
रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे इस हैंड राइटिंग नोट्स, मैं खुद के द्वारा लिखा हुआ अपना हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं कोर्स के एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, सारे अलग अलग बैच मिल जाएंगे आपको। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई के लिए बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल। सर कल महामैराथन लगा दीजिए प्रीमियर। ठीक है, लगा देंगे। चलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।